प्यारे बच्चों नमस्कार। M3 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग M3 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और M3 में जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर आज बात करने वाले हैं। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स में कई सारे रिजल्ट्स करे हैं। हम लोगों ने एनालिटिक फंक्शन किया है, हम लोगों ने कॉशीज थ्योरम पढ़ा है, हम लोगों ने एनालिटिक फंक्शन के लिए कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा है, हमने सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटीज मतलब सिंगुलर पॉइंट्स के टाइप्स भी देखे। हम लोगों ने रेसिड्यू थ्योरम भी किया है, हम लोगों ने रेसिड्यू थ्योरम के एप्लीकेशंस भी किए हैं और कई सारे रियल इंटीग्रल्स को हमने सॉल्व भी किया है। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम लोग थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ के टेलर्स थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर इसके ऊपर बात करेंगे। आप लोगों ने टेलर्स थ्योरम पढ़ा है, लेकिन इट इज फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन। आपने रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए टेलर्स थ्योरम पढ़ा है, जिसमें हम लोग फंक्शन को एक्सपैंड कर देते थे x माइनस ए की असेंडिंग पावर्स में। ये थ्योरम भी बहुत हद तक कुछ वैसा ही है। अंतर केवल इतना है कि अभी आप रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए नहीं करेंगे एक्सपेंशन फंक्शन का, आप अब एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के लिए एक्सपेंशन करेंगे, राइट, और टेलर्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट क्या है और देन इसके बाद इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो आइए देखें इसका स्टेटमेंट। लेट fz be a analytic function inside the circle C, inside the circle C, and inside the circle C, and Z is any point inside C, then fz is equals to fa plus z minus a into f dash a plus f dash a z minus a whole square f double dash a plus z minus a whole cube. This is upon factorial 2, this is upon factorial 3, f triple dash a and so on, right? और यहाँ पर स्टूडेंट जो a है एक्चुअल में this is what fz be a analytic function inside the circle C with मैं यही लिख देता हूँ स्टूडेंट with सेंटर A। मतलब कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर A है और Z उसके अंदर कोई पॉइंट है। देन फंक्शन fz is equals to fa plus z minus a f dash a plus z minus a whole square upon factorial 2 f double dash a plus f z minus a whole cube upon factorial 3 f double dash a। ये हम लोगों को रिजल्ट प्रूफ करना है। तो आइए जरा इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए देखें कि हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। हम लोगों को जो चीजों की जरूरत होगी इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए, उसमें सबसे पहले तो एक फिगर बनाएंगे हम लोग। सपोज दैट दिस इज द सर्कल, राइट, जिसके अंदर पॉइंट A है, एंड सपोज दैट दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द पॉइंट Z, राइट, दिस इज द पॉइंट Z। एक सर्कल बनाइए इसी के अंदर लाइक दैट, और इस सर्कल पर एक पॉइंट ले लीजिए T। यस, राइट स्टूडेंट्स, ये दो चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। और इस अंदर वाले जो सर्कल है उसे नाम दे दीजिए C1 और ये बाहर वाला तो C है इसे, और इनका डायरेक्शन दोनों का ही एंटी क्लॉकवाइज, राइट स्टूडेंट्स।
तो शुरुआत हम लोग यहां से करेंगे। let not let given z is any point inside the circle C and fz is analytic in C, right? In C. Draw a circle C1 with center A, यानी सेंटर A लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है such that it enclose the point Z, यानी कि हम जो भी सर्कल C1 ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से होना चाहिए कि वो पॉइंट Z को अपने अंदर ले लें, यानी कि जो भी सर्कल होगा C1 उसकी जो रेडियस है वो A और Z के बीच की दूरी से ज्यादा होनी चाहिए, राइट? Consider a point T on C1, on circle C1, right? Now ये थ्योरी पार्ट हुआ, बस थोड़ा सा, इसके बाद सारा काम मैथमेटिकल है एंड इट्स वेरी इजी। देन ऐसा करने के बाद आपको दिखेगा इजीली कि 1 अपॉन t माइनस z, इसे जरा ध्यान दीजिएगा, राइट? 1 अपॉन t माइनस z, ध्यान से शुरू करते हैं। नाउ 1 अपॉन t माइनस z, डेफिनेटली t माइनस z जो होगा, जो भी वैल्यू आएगी इट इज नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि t का a से डिस्टेंस और t का z से जो डिस्टेंस है दोनों में डिफरेंस है, तो दिस इज द पॉजिटिव क्वांटिटी, बिकॉज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ही क्या है, अलग अलग है, ठीक है? तो t डेफिनेटली बड़ा है और z उससे छोटा है, तो t माइनस z से हम लोग शुरुआत करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू, हम t माइनस z को ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 अपॉन t माइनस a माइनस z एंड माइनस a, राइट? क्या किया हम लोगों ने प्लस a एंड माइनस a कर दिया और इसे t माइनस a z माइनस a के फॉर्म में लिखा। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें से यदि हम लोग क्या कॉमन ले लें, यदि इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं t माइनस a, तो अगर हम इसमें से t माइनस a कॉमन ले लें तो हमें ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 1 माइनस z माइनस a अपॉन t माइनस a, राइट स्टूडेंट्स? हमें कुछ इस तरह से मिलेगा 1 माइनस। नाउ इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन t माइनस a into 1 माइनस z माइनस a अपॉन t माइनस a इनवर्स, राइट स्टूडेंट्स? नाउ यहां पर बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, हम इसको उठाकर पूरा ऊपर ले गए तो इट बिकम रेज़ टू द पावर -1। अब यहां पर बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 माइनस x रेज़ टू द पावर -1 के लिए जो बाइनोमियल थ्योरम होता है वो कुछ इस तरह से होता है, 1 plus, not 1 plus, it's a 1 minus x raised to the power -1 is 1 plus x squared plus x cube plus so on, ऐसे असेंडिंग पावर्स में। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, तो हमें मिलेगा बच्चों, it is equals to
1 अपॉन टी माइनस ए, तो ये बाहर ही चल रहा है जो हमने कॉमन लिया था स्टूडेंट्स, एंड इट इज ब्रैकेट के अंदर आएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 प्लस z माइनस ए अपॉन टी माइनस ए प्लस z माइनस ए अपॉन टी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस z माइनस ए अपॉन टी माइनस ए होल क्यूब प्लस सो ऑन। राइट स्टूडेंट्स, और ध्यान दीजिएगा कि जब ये एक्सपेंशन हम कर देंगे तो इसके बाद हमें अब इस 1 अपॉन टी माइनस ए का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो हम लोगों को एक सीरीज मिल जाएगी जिसमें जो असेंडिंग पावर्स हैं, ये सॉरी जो डिनोमिनेटर की पावर है वो एक इंक्रीज हो जाएंगी। करेक्ट, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोगों ने क्या किया है, हम थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, एक्चुअल में ये रिजल्ट हमें लेकर आना है। थ्योरम क्या था फिर से समझते हैं, लेट fz बी एनालिटिक फंक्शन इनसाइड द सर्कल C। तो एनालिटिक फंक्शन होने का मतलब होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, किसके अंदर, C सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि जब आप f डैश z निकालेंगे, यानी कि fz को डिफरेंशिएट करेंगे और सर्कल के अंदर से कोई भी वैल्यू उठाकर अगर fz में सब्स्टिट्यूट करें तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो कहने का मतलब होता है एनालिटिक है, एनालिटिक का सीधा सीधा मतलब डिफरेंशिएबल होना होता है। करेक्ट, तो इस खासियत के साथ था फंक्शन fz, सर्कल C के अंदर था ऐसा, और C जो था उसका सेंटर था A, एंड Z कोई पॉइंट था सर्कल C के अंदर। तो हम लोगों को ये रिजल्ट प्रूफ करना है। हमने इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए एक नया काम किया। क्या काम किया, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर A ही था, राइट, और हमने इसे इस तरह से ड्रॉ किया था कि ये पॉइंट Z को अपने अंदर ले ले, मतलब इसका रेडियस A और Z के बीच की दूरी से ज्यादा होना चाहिए था। ये काम भी हमने कर लिया, और एक पॉइंट T ले लिया हमने इस सर्कल C1 पर। देन 1 अपॉन T माइनस Z हमने लिया, A प्लस किया माइनस किया, T माइनस ए कॉमन लिया, एक इस तरह से फॉर्म में एक कोफिशिएंट बना, उसको न्यूमरेटर में ले गए। हमने इसको एक्सपेंड किया बाय बायनोमियल थ्योरम इन असेंडिंग पावर्स ऑफ z माइनस ए अपॉन t माइनस ए। नाउ यहीं से अपना रिजल्ट आने वाला है, और जरा ध्यान दीजिएगा क्या आने वाला है। दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t माइनस ए, मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दें तो t माइनस ए प्लस z माइनस ए अपॉन t माइनस ए होल स्क्वायर प्लस z माइनस ए अपॉन t माइनस ए होल क्यूब प्लस z माइनस ए, सॉरी यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर क्यूब अपॉन t माइनस ए होल रेज़ टू द पावर 4, दिस, राइट स्टूडेंट्स। और ये किसके इक्वल चल रहा है, इट इज 1 अपॉन t माइनस z के, इट्स 1 अपॉन t माइनस z, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या ध्यान से देखना है अपने को, हमें देखना है कि ये जो सीरीज है ये सीरीज कैसी है नेचर में, मतलब ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, क्योंकि अगर ये कन्वर्जेंट हुई तो हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे इंटीग्रेशन में, और अगर ये कन्वर्जेंट नहीं हुई तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है। कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि अगर इस सीरीज में हम आगे बढ़ते जाएं तो ये सीरीज जो है कहीं ना कहीं पर जाकर एक ऐसी टर्म पर आके, मतलब एक ऐसे टर्म पर पहुंचेगी जो कि एक फाइनाइट नंबर होगा। फाइनाइट नंबर कहने का मेरा मतलब ये होता है कि ये जो सीरीज है अगर घटते हुए क्रम में है, यानी कि छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, मतलब ये वाला टर्म इससे बड़ा है, ये वाला टर्म इससे बड़ा है, ये वाला टर्म इससे बड़ा है, मतलब आगे वाला जो टर्म है पिछले वाले से छोटा है, तो हम कहते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है। तो हमें यही चेक करना है कि क्या ये जो टर्म बाय टर्म हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये टर्म छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होने का मतलब है न्यूमेरिकली छोटे होते जा रहे हैं क्या। तो अगर ऐसा होता है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। आइए जरा देखें कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि सिंस
since t minus a is greater than z minus a। ध्यान दीजिएगा कि t और a के बीच का डिफरेंस और z और a के बीच का डिफरेंस ये क्या है, इट्स ग्रेटर देन, यानी t माइनस ए ग्रेटर देन है किससे, z माइनस a से। तो दिस implies that what it means that कि z minus a upon t minus a modulus is less than 1, करेक्ट। ये इसके नीचे आएगा तो यहाँ 1 रह जाएगा, तो इट इज लेस देन 1। इट मींस दैट दिस implies that above series is convergent, above series is convergent, ठीक। so multiplying both side by ft and integrating along the circle C, not C, C1, along the circle C1, right। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स क्या, इंटीग्रेशन along C closed ft t minus z dt, t के रिस्पेक्ट में करना इंटीग्रेट स्टूडेंट्स, राइट। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन along C1, यहाँ पर भी C1, राइट। दिस इज C1 ft upon t minus a dt plus integration along C1 yes z minus a, लेकिन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z minus a का कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ पर z minus a अलग कर देते हैं। इंटीग्रेशन along C1 ft upon t minus a raised to the power 2 dt, not dz, it's a dt plus z minus a whole square integration along C1 ft t minus a whole cube dt plus z minus a whole cube integration along C1 ft upon t minus a raised to the power 4 dt plus so on, right students। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब कुछ याद करिए स्टूडेंट्स, क्या आपको कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला याद है? जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता था स्टूडेंट? कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला होता था, मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बताऊंगा व्हाट इज कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है इस पर्टिकुलर थ्योरम में। कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला is that कि integration along C any curve fz z minus a dz is equals to 2 pi I into fa, where this a is a point inside the circle C, जहां पर जो a होता था C के अंदर होता था, करेक्ट। तो ये रिजल्ट होता था और यही रिजल्ट एक्सटेंड हो जाता था जब हम कुछ इस तरह का काम कर रहे होते थे, यानी कि अगर यहाँ पर z माइनस a रेस्ट टू दी पावर n प्लस 1 हुआ dz इज इक्वल्स टू, तो हमें मिलता था 1 अपॉन फैक्टोरियल n dn dzn f fz at point z is equals to
z इज इक्वल्स टू a, या इसी को ही कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख देते थे, so 1 upon factorial n into f n a, right, it's a f n a। तो अब इसे देखिए और इसे देखिए, ठीक है ना, आपको कुछ खास चीजें नजर आएंगी। जब इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में है, fz अपॉन z माइनस a है, तो वैल्यू है 2 पाई i इंटू एफ है, और जब इस z माइनस a की पावर n प्लस 1 हो जाती है, तो इसका रिजल्ट आता है 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एफ एन a, यानी कि nth डेरिवेटिव ऑफ fz एट पॉइंट z इज इक्वल्स टू a। लुक इट हियर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ये t, ये z, मतलब वहां जो a काम कर रहा था वही यहां पर z काम कर रहा है। इट मींस दैट इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी fz, दिस इज इक्वल्स टू, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, ध्यान से देखिए, इस इंटीग्रल की वैल्यू, मैं यहां पर कुछ गलती कर गया हूं, यहां पर fz इंटू 2 पाई i भी आना चाहिए, यस। अब इस इंटीग्रल को देखिए जरा ध्यान से, इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी f a into 2 pi i plus z minus a as it is into, इसकी वैल्यू जरा देखिए, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहां पर, और यहां पर n की जगह पर कितना एक तरह से 1 है, तो यहां 1 चला जाएगा, यहां 1 चला जाएगा, मतलब यहां 1, यहां 1, तो इट्स 1 upon factorial 1 into f dash a plus f dash a plus z minus a whole square, इसकी वैल्यू यहाँ 3 है, इट्स 1 upon factorial 2, यानी एक कम होता है, f double dash a plus z minus a whole cube 1 upon factorial 3 f ट्रिपल डैश a एंड प्लस सो ऑन। मैं कुछ और गलती कर गया हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी मुझे 2 पाई i लिखना चाहिए था, इनटू में 2 पाई i, इनटू में 2 पाई i, और यहाँ पर भी इनटू में 2 पाई i, लेकिन 2 पाई i दोनों तरफ कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगी वैल्यू fz इज इक्वल्स टू fa plus z minus a into f dash a plus z minus a whole square upon factorial 2 f double dash a plus z minus a whole cube upon factorial 3 f triple dash a and plus so on। राइट स्टूडेंट्स, ऐसे ही आगे भी पावर्स बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह से ये जो टेलर्स थ्योरम है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम लोगों ने प्रूव किया। राइट स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को प्रूव करना, लेकिन इस रिजल्ट को आप तब प्रूव कर पाएंगे जब आपको ये कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला अच्छे से आता हो। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला एंड हाउ इट्स वर्क, कैसे वो काम करता है, और फिर उसके बाद में आप टेलर्स थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर को समझें और उसके बाद करें। फिगर की इंपॉर्टेंस यहाँ पर है, फिगर जरूर बनाइएगा इस थ्योरम के प्रूफ के समय, और समझ होना जरूरी है। राइट, इंपॉर्टेंस इज अंडरस्टैंडिंग, समझें कि थ्योरम क्या कहता है, और शुरुआत के कुछ स्टेप्स दिमाग में रखें कि शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि अक्सर होता यह है कि हम लोग शुरुआत करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमें कि शुरुआत कहां से करनी है, पहली लाइन क्या लिखनी है। तो शुरुआत हमेशा क्वेश्चन में दी हुई होती है कि शुरुआत आपको कैसी करनी है। शुरुआत इसमें कैसे करी थी, एक सर्कल था, उसके अंदर पॉइंट z था, राइट, जिसका कि सेंटर a था, हमने एक सर्कल बनाया C1 जो कि z के जो कि ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर z आ जाए, राइट, और फिर हमने एक पॉइंट t लिया, और फिर 1/t - z से शुरुआत कर दी हमने, a प्लस माइनस किया, आगे बढ़कर सीरीज बनाई, इंटीग्रेट कर दिया। Right, so this is the proof of Taylor's theorem for complex number। हम जल्द ही लॉरेंट सीरीज के साथ आपके सामने फिर से होंगे। थैंक यू सो मच।